अलीगढ़ निधि में आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य और सेहत से संबंधित चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हम मौजूद हैं जेपी हॉस्पिटल के बहुत ही प्रख्यात न्यूरोसर्जन और जेपी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर रोहन सिन्हा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों के अंदर न्यूरो से रिलेटेड बहुत प्रश्न होते हैं और अगर मैं खासतौर से अलीगढ़ की बात करूं तो अलीगढ़ में है तो बहुत न्यूरो सर्जन यहाँ पर, लेकिन कई बार लोग अपने आप को विकल्पहीन पाते हैं यहाँ पर और लोगों को न्यूरो से रिलेटेड खासतौर से, हालांकि इसमें कार्डियो भी शामिल है, लेकिन न्यूरो के मामलों में लोग यहाँ पर ऐसा महसूस करते हैं कि उनको दूसरी जगहों पर शहर से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि आप यहाँ हैं तो शायद लोगों की ये समस्या दूर हो बाहर जाने की। तो ऐसे ही कुछ मेरे पास प्रश्न है जो कि खासतौर से मरीजों के ही प्रश्न है। मेरा आपसे प्रश्न पहला है कि गर्मियों का मौसम इस समय चल रहा है, गर्मियों के दौरान जो बीपी के मरीज हैं उनका बीपी बढ़ने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनके मन में एक डर उत्पन्न हो जाता है कि कहीं उनको पैरालिसिस की समस्या न हो जाए। तो ऐसे में बीपी के मरीजों को क्या करना चाहिए, कैसे वो अपना डर कम करें? सर्वप्रथम तो मैं दिलीप जी का और उनकी टीम का धन्यवाद कहूँगा और अलीगढ़ निधि न्यूज़ का धन्यवाद कहूँगा जो ये कॉमन आदमी के समक्ष ऐसी परेशानियों जो होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास का मैं हमेशा सराहनीय रहूँगा। तो जो आपका सवाल है कि गर्मियों में जो बीपी के लोग होते हैं वो हमेशा डरे रहते हैं कि कुछ स्ट्रोक तो ना हो जाए, मैं कहूँगा कि स्ट्रोक जो एक ऐसी बीमारी है वो सीजन चेंज गर्मियों में और विंटर्स में क्वाइट कॉमन हो जाती है, खास करके विंटर्स में तो बहुत ही कॉमन हो जाती है। अब इसका रीजन जो है वो कुछ रीजंस तो पता नहीं होते, लेकिन जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है जी। तो ऐसे में डर काफी स्वाभाविक होता है ऐसे लोगों का। और मैं ये कहूंगा कि सर्वप्रथम आपको ये समझनी होगी कि आप अपने मेडिसिन जो डॉक्टर ने बताए उसको तो ना ही छोड़ें, वो प्लीज खाते रहें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप अपने घर में नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर मशीन से चेक करते रहें, और ये मशीन आजकल वाइडली अवेलेबल होता है, बीपी की मशीन। दूसरी चीज, वाटर इनटेक पे जरूर ध्यान दें। गर्मियों में क्या होता है, लोगों के पसीने निकलने और कम वाटर इनटेक से खून का सर्कुलेशन थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और जिसके कारण स्ट्रोक होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। और विंटर्स में क्या होता है, बिकॉज तापमान गिर जाता है तो कार्डियक एक्टिविटी और इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है, तो स्ट्रोक हो जाता है। तो सर्वप्रथम सबको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के हैं तो आप उनका ध्यान रखें जी। वो उनकी वाटर इनटेक सही रहे, वो अपनी दवाई सही समय पे लेते रहें, और जरा भी ऐसा कुछ अंदाज लगे कि नहीं इनकी सोच में, समझ में या दैनिक कार्यक्रम में कोई डिफरेंस आ रहा है जो मानसिक रिलेटेड हो सकता है, तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, टाइमली अपने घर के पास जो डॉक्टर है उनसे सलाह लें। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार जैसा कि आपने कहा कि गर्मियों में, सर्दियों में ये चीजें ज्यादा मन के अंदर घर कर जाती हैं, तो कई बार ना लोगों के अंदर एक फोबिया भी हो जाता है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, इस प्रकार का एक फोबिया रहता है। और अगर शरीर में जरा भी झंझनाहट वो महसूस करते हैं तो ये डर एक बार फिर से उनको एंजाइटी का शिकार बना देता है। तो झंझनाहट होना भी क्या कोई संकेत हो सकता है या कोई और कारण है? झंझनाहट एक संकेत हो सकता है, लेकिन मैंने जो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है इंडिया में खास करके, झंझनाहट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो लोग समझ नहीं पाते हैं वो है लैक ऑफ विटामिन B12, और ये मांसाहारी डाइट में ज्यादा मिलता है और शाकाहारियों के डाइट में बहुत कम होता है। तो अगर आपको रेगुलरली झंझनाहट और इसकी शिकायत है तो वन ऑफ द कॉमन रीजन जो है विटामिन की कमी भी हो सकती है, वो ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट हो सकता है और उसके बाद आप विटामिन लेंगे तो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा तो बहुत से और रीजंस हैं जो डॉक्टर आपको बता पाएगा, जैसे स्पाइन के हो गए, नसों के हो गए, ब्रेन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हो गई। बट मेरा ये कहना है कि इससे डरने की कोई बात नहीं, इससे फोबिया अपने मन में मत डालिए। मैक्सिमम बीमारियां आज की डेट में ट्रीटेबल हैं। इवन स्ट्रोक अगर टाइम से सही अस्पताल पहुंचा तो उसकी रिकवरी ऑलमोस्ट 100% होती है, जो हम लोग कहते हैं विंडो पीरियड। विंडो पीरियड में अगर कोई भी मरीज जो स्ट्रोक हुआ है अगर सही जगह पे पहुंच गया और ट्रीटमेंट जैसे कि थ्रोम्बोलिसिस या सर्जरी या थ्रोम्बेक्टमी की गई, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में कई लोगों का कंप्लीट रिकवरी देखा है। तो डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, यदि मान लीजिए कि
कोई पेशेंट अगर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अगर ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो जाए, उसके शरीर में पैरालिसिस जैसे लक्षण दिखाई देने लगे, तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले तो आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना चाहिए। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे इकोस्प्रिन हो गया या ऐसी दवाइयां हो गई जो तुरंत देने से उसका इफेक्ट कम होता है। उसके बाद जो डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं जैसे न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन, वो असेसमेंट करते हैं कि क्या डेफिनेटिव रीजन है और उस डेफिनेटिव रीजन का ट्रीटमेंट होना। प्राय ऐसा देखा गया है कि अगर हम 2 से 3 घंटे के अंदर, बहुत अच्छा हो अगर हम 1 घंटे के अंदर, लेकिन हम 2 से 3 घंटे के भी अंदर अगर हम ऐसे हॉस्पिटल पहुंच गए तो ये सारी चीजें मैनेज की जा सकती हैं। अब मान लो ये आंशिक रूप से लाइफ लॉन्ग रह गया या परमानेंट ऐसा रह गया, तो मैं ये कहूंगा कि भाई उससे दुखी होने की बात नहीं है। जो आदमी को स्ट्रोक हुआ है वो आदमी को फ्यूचर में भी हो सकता है। तो एज अ पेशेंट और एज अ डॉक्टर ये फर्ज बनता है कि उसको बढ़ने ना दिया जाए। लोगों को लगता है कि भाई हमें अगर स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस आ गई, तो अब क्या, अब हम करके क्या करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम अभी भी नहीं सचेत थे तो जो थोड़ा सा इश्यू हुआ है वो विभत्स रूप धारण कर सकता है, तो उसको वहीं पे रोकना भी एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। इसको हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत बुरी और नाजुक स्थिति कई बार लोगों के साथ हो जाती है, लोग ब्रेन हेमरेज के शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या मरीज को बचाया जा सकता है? हाँ, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। ब्रेन हेमरेज जो है वो कई तरह का होता है, लेकिन जो यूजुअली जो पेशेंट जो होते हैं, जो जैसे स्ट्रोक होता है वैसा वाला जो ब्रेन हेमरेज होता है, जो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई, तो इसमें जो डेथ होती है, जो लोग कहते हैं कि भाई बच नहीं पाएंगे, उसकी संभावना देखी जाए तो वो तब होती है जब वो बहुत मैसिव हो, मरीज बिल्कुल कोमा में चला गया हो या उम्र मान लो 75-80 के ऊपर हो। इससे कम अगर एज है और मैसिव नहीं है, बहुत मैसिव नहीं है और कोमा में नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट सर्वाइव हो जाता है। तो सर्वाइवल में ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी वॉल्यूम क्या है, कहां पे वो ब्लीडिंग हुई है और मरीज के बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, किडनी हो गया। अगर ये सब चीज विद इन रेंज है और ऐसी जगह पर है जो कि ब्रेन के एरियाज होते हैं जिनको ऑपरेशन करके वो क्लॉट निकाला जा सकता है, तब मोस्ट ऑफ द पेशेंट सर्वाइव कर जाता है। और उन कंडीशन में जब कई बार ब्लीडिंग मरीज के कानों से और नाक से होना प्रारंभ हो जाती है। कानों से और नाक से होने वाला जो ब्लीडिंग है ना, ये बहुत रेयरली होता है कि ब्रेन हेमरेज में हो। उसमें कुछ और भी रीजंस होते हैं। जो ब्रेन हेमरेज, जो पर्टिकुलर ब्रेन हेमरेज जिसकी हम बातें कर रहे हैं, उससे कान से नाक से ब्लीडिंग नहीं होती। लोगों का ये मिथ है कि भाई अगर नाक से या कान से ब्लड निकल गया तो ब्रेन में नहीं गया, बट ऐसा नहीं है। वो बीमारियां थोड़ी अलग बीमारियां होती हैं जिसमें ब्रेन हेमरेज होता ही नहीं है। बिल्कुल, कई बार डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात हमें बताई कि कई बार मरीजों के कान से या नाक से जब ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, कहीं उन्हें ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो गया है, और ये कई बार कार्डियक अटैक का कारण भी बन सकता है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा मैं, क्योंकि आमतौर से जो लोगों की जो जीवन शैली है इतनी ज्यादा व्यस्ततम हो चुकी है, दूसरा खान पान लोगों का पूरी तरह से असंतुलित हो गया है। माइग्रेन की समस्या लोगों के अंदर बड़ी कॉमन हुई। क्या है ये माइग्रेन की समस्या और क्या प्रारंभिक हमें करना चाहिए? देखिए, माइग्रेन आजकल काफी कॉमन है और अब तो यंगस्टर्स को भी होने लगा है। माइग्रेन जो एक्चुअली जो टिपिकल माइग्रेन है वो फैमिली हिस्ट्री में पॉजिटिव होता है, लेकिन विदाउट फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव भी माइग्रेन होता है। नॉर्मली जो माइग्रेन होता है उसमें जो काम भाषा में करते हैं कि अधकपारी, माने हाफ ऑफ द हेड में दर्द होता है और ये तेज आवाज या तेज लाइट से प्रेसिपिटेट होता है। इसके अलावा जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं वो स्ट्रेस होता है लाइफ का, कभी आपने खाना नहीं खाया तो लो शुगर लेवल्स भी हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप भी हो सकता है। तो ये सब प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। माइग्रेन यूजुअली कोई ऐसी अंदर ब्रेन में कोई बीमारी नहीं होती जो एमआरआई या उसमें डिटेक्ट हो। समटाइम्स माइग्रेन के जैसे जो सिम्टम्स होते हैं वो दूसरी बीमारियों के होते हैं। तो मैं तो ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि अगर माइग्रेन लंबे समय से चला आ रहा है और जैसा टिपिकल पैटर्न होता है वैसा नहीं है और फैमिली में भी हिस्ट्री नहीं है, तब आदमी को जरूर टेस्ट करना चाहिए, एमआरआई करके देखनी चाहिए कि क्या ये कोई और बीमारी तो नहीं है। और अगर ये माइग्रेन है, निकल कर आता है, तो घबराने की बात नहीं है। एक बात समझनी होगी कि क्या लोगों का ये सवाल होता है कि मेरा माइग्रेन जड़ से खत्म हो जाएगा। तो मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, माइग्रेन जड़ से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन
हम इस पे बहुत हद तक काबू कर सकते हैं, मतलब मैं कहूँगा 90-95% तक काबू कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपना लाइफ डिसिप्लिन कीजिए, आप पानी का इंटेक सही कीजिए, आप कुछ एक्सरसाइजेज रेगुलरली कीजिए, जैसे एरोबिक एक्सरसाइजेज होता है। मैं हर मरीज को ये कहता हूँ कि कम से कम 45 मिनट 1 घंटा वॉक पे जाइए, अपनी वाटर इंटेक ठीक रखिए, अपना स्लीप साइकिल ठीक कीजिए, अननेसेसरी का रात में जगकर फोन देखना, टीवी देखना, ये सब अवॉइड कीजिए। और अगर आपको एपिसोड्स बार बार हो रहे हैं और फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, तब उसकी साइकिल को ब्रेक करने के लिए डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ेगी, जो कि 1.5 से 2 महीना चलेगी, और ये एपिसोड्स जो आ रहे हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। फिर आपको अगर अपने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को आपने कंट्रोल कर लिया तो शायद 6 महीने में, 3 महीने में एक बार आएगा, जो कि वो बहुत मामूली होगा। तो माइग्रेन पे काबू पाया जा सकता है, जड़ से खत्म करने की ना मत सोचिए। और अगर ये 6 महीने साल भर में अगर एक बार आया तो आई थिंक ये तो नॉर्मल बात हो गई। बिल्कुल जाहिर है कि आपको माइग्रेन को लेकर डॉक्टर की सलाह लेनी है और डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही कोई कदम उठाएं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और होगा मेरा आपसे, जी। स्पाइन से रिलेटेड प्रश्न है मेरा आपसे कि कई बार है ना लोगों को स्लिप डिस्क की समस्या प्रारंभ हो जाती है। ये समस्या प्रारंभ में तो सामान्य होती है और लोग दर्द की दवाएं खा के अपने दिन काटना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन बाद में ये समस्याएं जब बहुत बड़ी हो जाती हैं तो फिर उनके सामने बहुत बुरी परिस्थितियां हो जाती हैं। तो प्रारंभिक क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने स्लिप डिस्क की समस्याओं को, और क्या हमें करना चाहिए? देखिए, स्लिप डिस्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज आज की डेट में, जो कि बैकएक का रीजन होता है। जो स्लिप डिस्क होता है वो दो हड्डियों के बीच में मांस का एक टुकड़ा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क, जैसे इस हड्डी के बीच में आप यहाँ पे देखोगे। अब इसमें क्या होता है, जब या तो किसी झटके से या भारी वजन उठाने से या एबनॉर्मल पोस्चर से वो जो कुशनिंग इफेक्ट जो डिस्क देता है वो गड़बड़ हो जाती है, और उसके टूट के कुछ हिस्से बाहर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चले जाते हैं, तो जिससे दबाव पैदा होता है, नसों में दर्द होता है। अब हमें ये समझना होगा कि स्लिप डिस्क क्वाइट कॉमन है, बट हर स्लिप डिस्क की सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम अपना पोस्चर सही करें, रेगुलर नियम से स्पाइनल मसल्स का एक्सरसाइज करें अंडर सुपरविजन, ये ना सोचे कि हम कुछ भी कर लेंगे और फायदा करेगा। अंडर सुपरविजन शुरू में सीखनी पड़ेगी कि कौन कौन एक्सरसाइज आपको बेनिफिट करेगी, कौन कौन एक्सरसाइज आपको हार्म करेगी। अगर इन सब चीज का ध्यान रखें तो स्लिप डिस्क से आपको जीवन भर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हद से ज्यादा स्लिप डिस्क हो गई है तब फिर वो ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायरमेंट बन जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि स्लिप डिस्क के कारण पैर नहीं चल पाना, पंजों में कमजोरी आना या यूरिन का कंट्रोल खराब होना, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं तो ये 1000 पेशेंट अगर स्लिप डिस्क के होंगे तो उनमें से 1 या 2 को इमरजेंसी होगी। अब ये बात समझनी है कि स्लिप डिस्क इतना कॉमन क्यों है। स्लिप डिस्क का रीजन कॉमन होने का यह है कि आज की डेट में हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है, और हम अपने मोटापे से ग्रस्त होकर ये करते हैं, या फिर हम अपने आप को बहुत ताकतवर समझ के बड़ा वजन उठा लेते हैं। ये नहीं करना है। अच्छा, इसके अलावा आज की कल्चर होती है कि लोग जिम चले जाते हैं और जिम में बिना सोचे समझे एक्सरसाइज करते हैं। आजकल मैं काफी ऐसे यंगस्टर्स लड़कों को देखता हूं जो कि अननेसेसरी की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं और स्लिप डिस्क के शिकार हो जाते हैं, फिर वो आगे कभी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। तो मैं ये कहता हूं कि भाई आप ध्यान से चलिए, स्लिप डिस्क कैन बी प्रिवेंटेड, अगर हो जाता है तो कैन बी ट्रीटेड। तो इतना तो डरने की पहले बात नहीं है, बस अपना ध्यान से कार्यक्रम कीजिए। बिल्कुल जाहिर है कि हमें, अगर हम जिम में भी जाएं तो एक अच्छे प्रशिक्षित कोच की सहायता से ही बिल्कुल हम सही, एक्सरसाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते मेरा अंतिम प्रश्न आपसे होगा कि 21 जून को योग दिवस पूरा विश्व मनाने जा रहा है, और अभी अभी हमने स्लिप डिस्क की बात की, तो ऐसी ही इसके अतिरिक्त न्यूरो से संबंधित या माइग्रेन से संबंधित समस्याओं के थोड़े से समाधान के लिए क्या योग का सहारा लिया जा सकता है? बिल्कुल, मैं अपने जो योग की जो व्यवस्था है उस पर काफी रिलाई करता हूँ जी। बट ये बात समझनी होगी कि आजकल ना काफी लोग अपने आप को योगाचार्य बताने लगे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो सही में योगा जानते हैं ना, जो टीचर होते हैं वो वंडरफुल होते हैं। उनकी एक्सरसाइजेस से मैं भी अपने पेशेंट को सजेस्ट करता हूं कि आप प्रॉपर क्वालिफाइड योगा वाले से अगर आप जाएं और अपनी बीमारी सही से बताएं तो वो आपका हेल्प करेंगे।
आजकल मैं देखा हूं कि बड़ा अच्छा हो गया है कि कुछ योगा टीचर्स ऐसे हैं जो एमआरआई भी समझते हैं जी और उसके हिसाब से अपनी योगा की जो एक्सरसाइजेस है मॉडिफाई करते हैं। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये एक बड़ा अच्छा मिश्रण है जी मॉडर्न साइंस का और योगा का। मैं तो इसके फेवर में हूं कि भाई आप योगा के पास जा सकते हैं, लेकिन वो आदमी को सही से चीजों का समझ हो, बस इसलिए नहीं कि वो उसने अपने आप को बोल दिया। अच्छे प्रशिक्षित योगा। यस, करेक्ट। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ये बातचीत करने के लिए और इतनी सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो आप हैं मिस्टर डॉक्टर रोहन सिंह जो कि जेपी हॉस्पिटल में वहां तक आपको सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन अभी आप हैं डॉक्टर रोहन सिन्हा जो कि इतनी तमाम प्रकार की आपको जानकारियां दी और अब आपको दिल्ली या नोएडा या बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको न्यूरो से रिलेटेड या फिर आपको स्लिप डिस्क से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप अलीगढ़ में त्यागी हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहन सिन्हा से बातचीत कर सकते हैं और इनसे कोई भी सलाह ले सकते हैं।